हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधे क्लासेस के बी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर जो सेशन चल रहा था हमारा, जिसमें हमने लास्ट सेशन में जेरेमी बेंथम का ही फर्स्ट पार्ट किया था। चूंकि वो सेशन थोड़ा लंबा हो रहा था, इस कारण से हमने जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसको हम ये सेकेंड पार्ट उसके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि कुछ ज़्यादा स्पीड ना हो जाए, जिससे कोई सा भी कंसेप्ट मिस हो या हम स्पीड में बढ़ जाएं, ये कतई हमें पसंद नहीं है। इसी कारण से दोस्तों, विस्तार पूर्वक पढ़ने के कारण ही हम इसका सेकंड भाग लेकर आए हैं। तो ये जेरेमी बेंथम वाले सेशन का सेकंड भाग है, जो कि लेक्चर नंबर 18 होने जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज के सेशन की शुरुआत करें उसके से पहले क्षणिक कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जो दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो दोस्तों जिनको भी मेरे साथ में पढ़ना अच्छा लगता है या फिर हमारे द्वारा पढ़ाए गए कोई सा भी सब्जेक्ट आपको अगर पसंद आता है दोस्तों, तो 10 सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए नए चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो हमें उस नए चैनल पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। नए चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से मिलेगा आपको यूट्यूब पर चैनल। प्रज्ञान हिंदी भी टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको चैनल आ जाएगा दोस्तों, उसे आप ज्वाइन कर लें। तो वहां पर आप यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी या पुलिस कोई सी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमसे जो है डायरेक्ट क्लासेस ले सकते हैं। साथ में आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और वहां पर जितना भी पॉसिबल होगा दोस्तों, मैक्सिमम नोट्स में आपको इस प्रकार के प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि आपको ज़्यादा अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलग से मेहनत मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये कि जिस प्रकार से कि एक लेंदी नोट्स को या लेंदी बुक को पढ़ने के बाद में उसको सोर्ट करना, नोट्स क्रिएट करना, तो मैं आपके काफ़ी हेल्प कर मतलब आपको काफ़ी समय बचा दूंगा आप उसमें ना। ज़्यादा आपको उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने सेल्फ क्रिएटेड नोट्स भी दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स भी हमारे पास में है कंप्लीट यूपीएससी के, जो मैं आपको वहीं पर ही प्रोवाइड करूंगा, वो भी निःशुल्क रूप से। निश्चिंत रहे, सभी क्लासेस पूरी हमारे द्वारा पूरे जीवन काल में जितनी भी क्लासेस पढ़ाई जा रही है सबके सब दोस्तों निःशुल्क ही आने वाली है। बस आप लोगों का सहयोग बना रहना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अरे बाबा, इधर मत आओ यार। ओके, सभी को पता है थर्ड यूनिट में चल रहा है हमारा। इसमें जेरेमी बेंथम का थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक चल रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के। अगर हम टॉपिक के इसमें जो है सारांश की अगर बात करें कि आज के पूरे सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप सबको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जेरेमी बेंथम का एक उपयोगितावादी सिद्धांत है। उस सिद्धांत के बारे में समझना है और साथ ही साथ उसकी आलोचना करते हुए आगे बढ़ना। तो आलोचना और सिद्धांत, इन दोनों को पॉइंटों को हमें समझना है। ठीक है ना, चलिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन, शुरू करते हैं सेशन। तो अब ये समझिए आप लोग कि देखिए आपको किसी भी बुक में उठाकर देखिए, जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की जब आप बात करेंगे तो आपको अधिकतम बुकों में दोस्तों वो एक निबंधात्मक रूप में मिलेगा। गूगल करेंगे तो वहां पर भी आपको निबंध के रूप में मिलेगा, और निबंध के रूप में किसी भी एक लंबी थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके लिए डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा शब्द इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी कारण से कुछ बिंदुओं के माध्यम से अगर मैं आपको ये पूरा टॉपिक, ये पूरा सिद्धांत समझाने का अगर प्रयास करूंगा, तो शायद आप बहुत ही आसानी से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। और निश्चिंत रहिए, भले ही मैंने इसको पॉइंट कर दिया है, निबंध के रूप में था, इसको पॉइंट में लेकर आए इसको, लेकिन दोस्तों विस्तार उसका वही रहेगा। विस्तार जो निबंधात्मक रूप में एक स्टोरी के रूप में रहता है, वही विस्तार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बस आपको आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा में आसानी के दृष्टिकोण से, या परीक्षा में अधिकतम नंबर प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये पॉइंटों के माध्यम से लिखने का जो एक जो दोस्तों टेक्निक है, ये बहुत ही कारगर साबित होती है ना। तो 6 बिंदुओं के माध्यम से हम इसे कंप्लीटली समझने का प्रयास करेंगे। 6 बिंदु आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं खुद पढ़कर इसमें टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर इनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इस सिद्धांत को समझने का टॉपिक है, पॉइंट है, वो है कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। अब जरा समझिए बात को। एक बात, जब भी किसी विचारक को आप पढ़ रहे होते हैं, कभी कोई लेक्चर देख रहे होते हैं,
चाहे वो विचारक का हो या कोई भी अन्य टॉपिक का मान लीजिए, आप चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी, कोई सा भी एनी मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप जो है जो पढ़ रहे हैं ना, उस पर ये फोकस कीजिए कि आप किसके दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसके दृष्टिकोण से पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको वहां पर स्वयं से डिस्कस करने का बोला गया है, या फिर किसी अन्य विचारक या विद्वान की नजरों से पढ़ रहे हैं, या उनके द्वारा कही गई जो भी उनके द्वारा वाक्य कहा गया है ना, उसको समझा रहे हैं आप, या फिर किसी बुक की या किसी अन्य संस्था की धारणा को समझा रहे हैं। इस पर विशेष फोकस रहना चाहिए आपका। तो अभी इस लेक्चर में हम पूरे कंप्लीट लेक्चर में ना हम अपने विचार व्यक्त करेंगे और ना ही आपको अपने विचार यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। कंप्लीटली इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बेंतम के ही विचारों को यहाँ रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, और उन्हीं के विचारों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ऐसे आधार पर लाकर कि जिसमें कि हम तार्किक रूप से समझ सके, अपने वर्तमान जीवन को उसमें इंक्लूड करते हुए, या उनके समय का जो तात्कालिक समय था उस समय के उदाहरणों को लेते हुए उनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस प्रकार से उन्होंने जो ये उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था क्या बिल्कुल सही था, या इसमें भी कुछ कमियां हो सकती है। तो ये कमियों वाला जो पार्ट है ना, इसकी आलोचना वाले में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, काफी समय हो चुका है दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। सबसे पहले इस पॉइंट को आप व्यवहारिक रूप से समझ ले। सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है, तो यहाँ बेंतम साहब का ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो एक अंतिम इच्छा होती है, सबसे बड़ी जो इच्छा होती है, या कहें कि एक मनुष्य के जीवन का सबसे प्रथम जो लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य होता है सुख की प्राप्ति करना। क्या होता है? सुख की प्राप्ति करना। तो वही यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है इस पॉइंट के माध्यम से। क्या कहा? सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है, प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छा है वो सुख ही है। ये कहा है बेंतम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में। तो आइए 2 लाइन 3 लाइन यहां पर है, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। बेंतम के उपयोगिता सिद्धांत का निष्कर्ष है कि मनुष्य के लिए सुख ही एकमात्र अच्छी और इच्छित वस्तु है। क्या कहा बेंतम ने? कि मनुष्य के लिए सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। धन, पद, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सद्गुण भी मानव जीवन में द्वितीय स्थान पर आते हैं। ये सब मनुष्य के अंतिम उद्देश्य और सुख प्राप्ति के साधन मात्र है। क्या कहा है? कि व्यक्ति का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो सुख प्राप्त करना है। इसके अलावा जितने भी उसके अन्य साधन है, अन्य जितने भी जो है उनकी वस्तु है या गुण है, वो सब के सब इसको सुख को प्राप्त करने के साधन है, ये कहा गया है। जैसे कि कोई धन, संपत्ति भी सुख प्राप्त करने का साधन बताया बेंतम साहब ने। कोई पद, प्रतिष्ठित पद, या फिर अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य, ठीक है ना। इसके अलावा जो व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, वो सब के सब बेंतम ने यहाँ पर क्या बताया दोस्तों? ये दूसरे गुण बताए हैं जो व्यक्ति के लिए जो है सुख प्राप्त करने के अन्य गुण हैं, ठीक है ना। ओके। अच्छा दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको लेक्चर के साथ में कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि किसी भी लेक्चर में आपको कमेंट का रिप्लाई दें? लेक्चर में चलते हुए लेक्चर में क्या आपको कमेंट का रिप्लाई चाहिए, देना चाहिए या नहीं? अन्यथा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप अभी कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी दोस्तों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सर जो भी उनको पूछना होता है, तो मैं बेसिकली वैसे तो मैं एक अलग से एक बंदे को बिठा कर रखता हूँ आपकी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो हैंड टू, जैसे आप कमेंट करते हैं यूट्यूब पर, तो आपके कमेंट का रिप्लाई आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। और अगर कोई अन्य ऐसा कोई प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर उसका रिप्लाई मैं स्वयं ही मैं खुद ही कर, ठीक है ना। तो वैसे तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या इसमें भी आपको, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा यहाँ पर लेक्चर में, तो दोस्तों काफ़ी समय इसमें जा सकता है, क्योंकि कुछ कमेंटें भावनात्मक भी होती है, कुछ मतलब प्रत्येक कमेंट में अलग अलग प्रकार का रस की प्रधानता रहती है प्रत्येक कमेंट में। तो उस पर जब बात करने लगेंगे तो लेक्चर और ज़्यादा लेंदी होता चलता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, सुख दुख का गणितीय मापन।
क्या कहा उन्होंने, सुख दुख का गणितीय मापन। तो देखिए इन शब्दों के हेरफेर से कंफ्यूज ना हो, ये शब्द मैं जानबूझकर इस प्रकार के बनाकर क्यों लेकर आया हूँ दोस्तों, या कहें कि जो बुक से मैंने शब्दों को उठाया है वो क्यों उठाया है, उसका विशेष कारण है। कारण ये है कि अगर मैं शुरुआत में ही आपको इजी से इजी और अपनी लैंग्वेज में अगर यहाँ पर पीपीटी भी दूं और इजी लैंग्वेज में समझाता भी चलूं, तो दोस्तों आपके लैंग्वेज की जो कहें कि जो प्रोफेशनलिटी है ना, वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो आपकी लैंग्वेज की प्रोफेशनलिटी बनी रहनी चाहिए, है ना। हाँ, आसान भाषा में जरूर ये लिखना, परंतु उसके जो विशेषता है हमारी लैंग्वेज की वो बनी रहनी चाहिए। और वो विशेषता कहाँ से बनती है, इन्हीं शब्दावलियों से बनती है, ठीक है ना। तो सुख दुख का गणितीय मापन, तो इनका बेंतम साहब का कहना है कि जिस प्रकार से गणित के प्रत्येक सवाल का एक हल होता है, उसी प्रकार से सुख और दुख को मापा जा सकता है। तो आई बेंतम का विश्वास है कि सुख और दुखों को तुलनात्मक आधार पर मापा जा सकता है, तुलनात्मक आधार पर मापा जा सकता है कि कौन सा सुख कैसा है, कौन सा सुख अच्छा है, कौन सा सुख बुरा है, या सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है। तो इस प्रकार सुख दुख मापने की पद्धति को वह सुखवादी गणना पद्धति के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, तो सुखवादी गणना पद्धति, सुखवादी गणना पद्धति, ठीक है ना। तो अब सिंपल तरीके से याद रखेंगे, पहला पॉइंट, सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है, अर्थात कि मनुष्य एकमात्र उसकी जो इच्छा होती है, अंतिम लक्ष्य होता है जीवन का, वो सुख प्राप्त करना होता है। दूसरा है सुख और दुख को मापा जा सकता है, सुख और दुख को मापा जा सकता है, एकदम इजी लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दुख का बहिष्कार। क्या कहा, दुख का बहिष्कार। तो बेंथम उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दुख का आलिंगन करता है और दुख का बहिष्कार करता है सुख को। कुल मिलाकर के ये कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख को अपनाना प्राप्त करना चाहता है और दुख का बहिष्कार करना चाहता है, दुख हटाना चाहता है अपने जीवन से, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौम सिद्धांत। सार्वभौम सिद्धांत, अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सार्वभौम सिद्धांत का मतलब हो जाता है कि बेंतम ने जो सिद्धांत दिया है, इसका उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत सब पर लागू होता है। क्या है, सब पर लागू होता है। आइए, बेंथम के अनुसार उपयोगिता का जो सिद्धांत है सार्वभौम रूप से लागू होने वाला सिद्धांत है, मानव के समस्त व्यवहारों में यह लागू होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रत्येक क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू होगा। तो मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में यह लागू होगा। दोस्तों 1 मिनट, सिस्टम की बैटरी डाउन होने जा रही है, तो 1 मिनट लगेगा, चार्जर कनेक्ट कर देता हूं मैं इसका, है ना। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, कनेक्ट हो चुका है, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो सार्वभौम सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, समझ गए आप। सार्वभौम सिद्धांत का सिंपल सा मतलब है कि मानव के सभी व्यवहारों में ये इंक्लूड होगा, यहाँ तक कि जैसे तपस्वी लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनको भी सुख की अनुभूति होती है, और वह दुख का जो है वो सुख का ही विकृत रूप है, मतलब उसका बड़ा रूप है। तो कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें व्यक्ति का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो क्या बताया है, सुख को बताया है। तो प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक प्रयास से, प्रत्येक क्षण मनुष्य सिर्फ एक ही चीज प्राप्त करना चाहता है, और वो है सुख, ठीक है ना। तो सुख को प्राप्त करने के लिए अन्य जितनी भी साधनों को वो प्राप्त करता है, वो सुख को प्राप्त करने के साधन है। तो इस दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत के अंतर्गत सुख साध्य है, और अन्य सभी संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, या कोई से भी जो ज्ञान है, या कुछ भी एनीथिंग एल्स, सबके सब क्या हो जाएंगे, उसके जो है वो साधन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साध्य क्या हुआ यहाँ पर, सुख, और साधन क्या हो गए, बाकी सभी तत्व।
ठीक है ना। चलिए, सार्वभौम सिद्धांत भी समझ आ गया आपको कि मनुष्य के व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में ये लागू होगा, प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो दोस्तों, जिन्होंने भी जो भी पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को मिल गया था एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य। ये नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो आपने ये तो 100% सुना होगा, लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, क्या होती है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और जो राज्य इस धारणा को अपनाता है वही राज्य लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ये हमने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर इनके सिद्धांत में भी इनने कहा है कि एक राज्य के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों के सुखों पर ध्यान होना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों के सुखों पर फोकस करना चाहिए। तो बेंतम राज्य को ऐसा समूह समझता है जिसमें जिसे मनुष्यों ने अपनी सुख समृद्धि के लिए बनाया है। काय के लिए बनाया है? मनुष्यों की, मतलब कि कुल मिलाकर के राज्य में रहने वाली जनता ने अपने खुद के लिए एक ऐसा संगठन बना लिया है जो सिर्फ जनता के लिए काम करेगी। वो जहां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये सही दिख रहा है ना। तो राज्य की आज्ञा का पालन हम इसलिए नहीं करते हैं कि राज्य हमको दंड देगा, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य जो है हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए उपयोगी है। राज्य के द्वारा समाज को प्रबंधित किया जाता है, राज्य के द्वारा जो विकास कार्य किए जाते हैं वो सार्वभौमिक रूप से किए जाते हैं, अर्थात कि सभी में, पूरे राज्य में बिना किसी भेदभाव के पूरे क्षेत्र को एक ही दृष्टि में रखते हुए किए जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य की जनता के लिए लाभदायक होते हैं। इसी कारण से हम राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना। तो कोई भी सरकार तभी तक कायम रहती है जब तक वह समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखती है। सिंपल सी बात है भाई, जो सरकार बनकर आ रही है, जब तक उस सरकार से जनता संतुष्ट है तब तक ही वो सरकार अपने अस्तित्व में रह सकती है। अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो वो अगले ही पल गिर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है उपयोगितावाद सिद्धांत का, और वो सिद्धांत का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कानून का मूल्यांकन उपयोगिता। कानून का मूल्यांकन उपयोगिता। अब क्या है दोस्तों ये? तो बेंथम साहब का जो उपयोगिता का सिद्धांत है, इसमें सबसे अधिक प्रयोग कानून निर्माण में करना चाहा है। मतलब क्या हुआ, इसको जरा पढ़िए एक बार, कि कानून निर्माण हाँ, कानून निर्माण में करना चाहा, और उनका मत था कि विधायक के हाथ में अधिकतम लोगों का अधिकतम हित जैसा यंत्र पकड़ा देने से कानून की सही आत्मा का निर्माण किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये इन्होंने यहाँ पर कानून को जो है उपयोगितावादी सिद्धांत का एक अस्त्र बना दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि एक राज्य जो है, एक राज्य को अगर आप चाहते हैं कि राज्य कल्याणकारी धारणा का चोला ओढ़े, अगर राज्य कल्याणकारी धारणा के पथ पर चले, तो जरूरी है कि ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाए, ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाए जिसका सभी जनता अच्छे से पालन करे। अगर राज्य अच्छे कानून बनाएगा तो सभी जनता मिलकर उसका पालन करेगी, और जब उस कानून का पालन होगा तो उस राज्य का धीरे धीरे विकास संभव हो पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि राज्य या सरकार जो कानून लेकर आती है, किस लिए लेकर आती है दोस्तों? जनता के लिए लेकर आती है, जनता की व्यवस्था को और अच्छे से डेवलप करने के लिए लेकर आती है। तो यहाँ पर बेंथम साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है, क्या समझाने का प्रयास किया है, कि एक विकासशील राज्य के लिए कानून का महत्व समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है ना? चलिए, फिर इस पर हम बात कर ही चुके हैं, प्रज्ञान पर सभी दोस्तों को पता ही है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना। अब चूंकि हम बात कर चुके हैं अभी तक, अब जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि आप बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को समझ चुके हैं। एक बार और हल्का सा 1 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन कर लेते हैं, जिससे सिर्फ पॉइंट ऊपर देख लेते, फोकस कर लेते हैं, जिससे किसी को कंफ्यूजन होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने 6 पॉइंटों पर डिस्कस किया। सबसे पहली बात तो हमें 2 चीजों को पढ़ना है आज के टॉपिक में। क्या क्या पढ़ना है? बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, तो ऐसे याद रखिए कि बेंथम का सिद्धांत पढ़ना है। और कौन सा सिद्धांत पढ़ना है? बेंथम का उपयोगितावाद वाला सिद्धांत। कौन सा? उपयोगितावाद वाला सिद्धांत। और तुरंत बाद उसकी आलोचना करनी है, सेकंड पॉइंट में हमें उसकी आलोचना करनी, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट तो यहाँ पर ये हो गए।
अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात करें दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसके उपयोगितावाद के सिद्धांत के को समझने के लिए 6 बिंदुओं का हमने यहाँ इस्तेमाल किया था। सबसे पहले में हमने क्या बात की थी कि सुख मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है। मनुष्य का प्रथम लक्ष्य क्या होता है? सुख होता है, पहले पॉइंट में। सेकंड में हमने बात की थी कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। सुख और दुख को मापा जा सकता है मतलब कैसे कि कौन सा सुख अच्छा है, कौन सा बुरा है। जैसे कि दोस्तों आपको ड्रिंक करने में भी सुख मिलता है, मुंह में पानी आ गया कुछ लोगों के ना। ड्रिंक करने में भी आपको जो है सुख मिलता है। वहीं वहीं दोस्तों पठन पाठन अर्थात कि विद्या ग्रहण करने में भी आपको जो है सुख मिलता है। तो अब यहाँ पर सुख कौन सा अच्छा है? अगर शारीरिक रूप से हम देखें तो ड्रिंक करने वाला सुख ज्यादा अच्छा है शारीरिक रूप से। लेकिन अगर वास्तविक और स्थायी रूप से देखा जाए तो ज्ञान प्राप्त करने वाला जो आपका सुख है वो ज्यादा समृद्ध होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो किस तरह से हमने इसकी तुलना कर ली, तो यही यहाँ पर कहने का प्रयास किया बेंथम साहब ने कि सुख और दुख को बिल्कुल तुलनात्मक रूप से उसको मापा जा सकता है कि कौन सा सुख अच्छा है, कौन सा सुख अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में जब बात करते हैं तो सुख का आलिंगन और दुख का भेद, मतलब सुख को अपनाना और दुख को हटाना। क्लियर है? ये 3 बातें यहां पर हो गई। उसके बाद में हमने 3 बातें और की थी, कौन सा? सार्वभौम सिद्धांत। अरे भाई जो सुखवादी जो सिद्धांत है, जो उपयोगिता वाला जो सिद्धांत है, ये सार्वभौम है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में, मनुष्य जो भी काम करता है ना, उसमें ये सिद्धांत काम करता ही करता है। कोई सा भी कार्य करेंगे आप, संपत्ति देखिए, कुछ भी करिए। अभी जस्ट आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? बेंथम के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। आप पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आए। और जब ये टॉपिक समझ आएगा तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, और जब एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे तो नंबर स्वाभाविक है ना, अच्छे ही मिलेंगे भाई, है ना। तो जब नंबर अच्छे मिलेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तो आगे चल करके आपके रास्ते और अपने आप खुलते चले जाएंगे। ऑल ओवर अगर हम शिक्षा की बात करें तो आप चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छी सी नौकरी या बिजनेस, जो भी आपका एम है, उसको प्राप्त करके अपना जीवन कैसे बिताएं? सुखपूर्वक बिताएं। कैसे बिताएं? सुखपूर्वक बिताएं। तो आखिरी में जो आपने जो भी करा, आज जितनी भी मेहनत कर रहे हो आप, मैं आपके ही बोल रहा हूं, तो आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, अंतिम लक्ष्य आपका क्या है? सुख प्राप्त करना, सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहते हुए समाज की सेवा करना, देश की रक्षा करना, अपने जो भी आपके कर्तव्य हैं उन सब कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना। तो अंतिम शब्द आ गया आपका सुख, है ना। तो यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया गया है सार्वभौम सिद्धांत, मतलब कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में ये सिद्धांत काम करता है। आप चाहे कोई सा भी काम करेंगे, लेक्चर बंद करने के तुरंत बाद उठकर आप जहां भी जाएंगे ना, उसमें भी आपका ये सिद्धांत काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसा काम करने जरूर जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको संतुष्टि देगा, जो आपको जो है मन से संतुष्ट कर देगा, है ना। तो नेक्स्ट है राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो भाई सीधी सी बात है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना कंपलसरी है और होता है, इसलिए समाज में एक राज्य का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। इसके लास्ट में हमने दोस्त बात की थी कानून, कानून की उपयोगिता, मतलब कि राज्य के लिए कानून की उपयोगिता बहुत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य कानून का पालन अपनी इच्छा से करता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जो कानून आया है, वो कानून, जो राज्य कानून लेकर आई है जनता के लिए, वो कानून जनता के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो ये 6 पॉइंट, 6 बिंदु हमने देखने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था। और अब जो दोस्तों हम बात करेंगे वो करेंगे इसके जो है आलोचना पर, कि इनकी आलोचना किस प्रकार से की गई थी। तो आलोचना को लेकर के दोस्तों हम कुछ 7 पॉइंटों पर, 7 बिंदुओं पर यहाँ भी चर्चा करने वाले हैं। आलोचना को पढ़ना भी जरूरी है। इस जब आप दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो क्या होता है कि आपका पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाता है। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको सकारात्मक पक्ष भी पता है, मतलब उनकी अच्छाइयां भी पता है, साथ ही साथ में उसमें क्या कमी रह गई है वो कमियां भी पता है। तो फिर आपका जो विश्लेषण करने की जो तार्किक क्षमता होती है ना, वो स्ट्रोंग हो जाती है। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इनकी आलोचनाओं की, कि इन्होंने कहां कहां पर कौन कौन सी गलतियां की थी बेंथम साहब ने ये सिद्धांत देते वक्त। ठीक है, हालांकि ये हमने नहीं लिखा, ये आलोचना करने वाले भी बड़े विद्वान होते हैं भाई, और जरा 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 सी बारीक बातों को निकाल कर उनके सामने पेश करते थे, वो भी सबूतों के साथ में, है ना, प्रमाण के साथ में।
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, चलिए अंदर चल के अब डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं आलोचना के अंतर्गत, ठीक है। लेक्चर लंबा होगा तो देखिए, आपकी कमेंट ही आई थी कि सर हमें टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आधे घंटे की जगह 1 घंटे का भी लेक्चर लेकर आइए, लेकिन एक ही सेशन में कंप्लीट इस प्रकार से एक्सप्लेन कीजिए कि पूरा समझ आता चले। इसीलिए दोस्तों मैं आज से ही सभी सेशनों में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपसे बात करने वाला हूँ। इधर उधर की कोई बातें नहीं होगी, डायरेक्ट बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट आपके लेक्चर पर ही, सेशन पर ही, आपके टॉपिक पर ही पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी, ठीक है। तो आप भी दोस्तों अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दे, कृपया करके पढ़ते वक्त जो है टाइम को ना देखे कि यार आधे घंटे का लेक्चर है या 20 मिनट का है या 15 मिनट का, तो एक काम करते 15 मिनट वाले लेक्चर को देख लेते हैं, है ना। समझना इस बात को दोस्तों कि यार जहां पर विस्तार होगा ना, वहां शॉर्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। विस्तार पूर्वक अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं ना, तो दोस्तों फिर टाइम को मत देगी। 1 1 घंटे के लेक्चर होते हैं, 1.5 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। भाई हम कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो कॉलेज में भी कम से कम हमें जो है पौने घंटे के लेक्चर में 1 घंटा सवा घंटा लग ही जाता है, 1 से सवा घंटा लग ही जाता है ना, एक टॉपिक को खत्म करने में। वो लगभग सभी को लगता है। और जो 45 मिनट की जगह अगर आधे घंटे में पढ़ाकर निकल रहा है, कोई भी टीचर हो निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं कट कट तो किया है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जो है आपका डाटा कम किया है, ठीक है, या उस चीज से बचकर बाहर निकल। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि पूरे विस्तार से पढ़िए। आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो मैं दोस्तों आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पढ़ना तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। मैं 3rd ईयर तक आपको पढ़ाता रहूंगा, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, मुझे शॉर्ट में पढ़ाने का बिल्कुल मत कहिए, है ना, कि सर आप 10 मिनट का लेक्चर दे या 15 का दे या 20 मिनट का दे। मैं टॉपिक के अनुसार चलता हूँ दोस्तों। मेरे पूरे स्टूडियो में एक कहीं पर भी मैंने घड़ी लगा के नहीं रखी, कहीं पर भी नहीं लगा रखी दोस्तों, सामने लगी हुई थी, उसको निकाल कर बाहर करवा दिया, है ना। और विशेष कारण यही है। और अभी मत समझिए दोस्तों, सिस्टम पे भी यहाँ कोई टाइम नहीं दिखता है ना। नोटिफिकेशन जो सिस्टम में जो लगा रहता है, जो छोटी सी वॉच लगी होती है ना, उसको भी हटवा दिया है। मतलब ये कि पढ़ाते वक्त मुझे पास में कोई वॉच नहीं है, हैंड वॉच से लेकर कोई किस प्रकार कोई घड़ी नहीं है यहाँ पर, है ना। बिना टाइम को देके सिर्फ टॉपिक पर फोकस करते हुए पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए बात करेंगे आलोचनाओं की बात करेंगे। 7 पॉइंटों को, 7 बिंदुओं के माध्यम से इनकी आलोचना समझेंगे। तो एक एक करके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको व्यवहारिक पक्ष समझा चलूंगा। एक्चुअली क्या है कि अब जो ये टॉपिक आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत ही मजेदार कंटेंट देने वाला हूँ। इसमें आपको बहुत मजेदार कंटेंट है दोस्तों। एक बार पढ़ेंगे पूरा समझ आता चलेगा। कहीं सारे दोस्तों को समस्या भी आ रही थी कि सर अब कहीं बुक नहीं मिल रही है, तो कहीं कहाँ पर क्या कोई टॉपिक नहीं मिलता है। इस कारण से कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं रहेगी, भर पल्ले कंटेंट मिलेगा आपको, है ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप एग्जाम में इतना कंटेंट भी लिखते हैं ना, तो दोस्तों 90% प्लस, हमेशा से बोलता आया हूँ यार कि मेरे नोट्स को फॉलो भी अगर आप लोगों ने कर लिया ना, अगर मेरे नोट्स को भी अगर आप एग्जाम में छाप कर आ गए ना, तो 90% किसी की औकात नहीं कि 90 से कम नंबर दे दे आपको, है ना। लेकिन पूरी ईमानदारी चाहिए उस पढ़ने के लिए। चलिए तो एक एक करके सुखवादी मान्यता, क्या कहा, सुखवादी मान्यता, सुखवादी मान्यता। आइए, सुखवादी मान्यता जो कि बेंथम के विचारों का अधिक ही, ये पीपीटी भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ व्यवहारिक रूप से। कारण वही है कि जब आप नोट्स पढ़े तो कंफ्यूज ना हो, इस कारण से, ठीक है ना। आइए एक बार पीपीटी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सुखवादी मान्यता क्या है इनकी, कि जो बेंथम के विचारों का आधार है। कौन सी सुखवादी मान्यता क्या है, बेंथम के जो विचार है उनका आधार है। उसके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है यह धारणा कि सुख और दुख हमारे संपूर्ण आचार विचार को निर्धारित करते हैं, भ्रमपूर्ण है। यह तो जीवन की एक बहुत ही अधूरी व्यवस्था है और उन जटिल प्रेरणाओं को कि जो हमारे आचरण की प्रेरणा करती है अवहेलना करना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सुखवादी मान्यता के अंतर्गत आलोचना करते हुए ये कहा है आलोचकों ने कि बेंथम साहब ने जो सिद्धांत दिया है सुखवादी सिद्धांत, और उस सुखवादी सिद्धांत में प्रथम पॉइंट में जो कहा था कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य ही होता है सुख को प्राप्त करना, है ना। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर इन्होंने उठाया और ये कहा है कि बेंथम का जो भी विचार है, जो सिद्धांत है, उसका आधार क्या है, उसका आधार है सुख, सुखवादी विचार, सुख आधार है, जो कि कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी जो है स्थायी नहीं है, ये भ्रमपूर्ण है। ये सिद्धांत में भ्रम पैदा करते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, और हमेशा व्यक्ति सिर्फ सुख के लिए कार्य नहीं करता, ये कहने का प्रयास किया है यहां आलोचकों ने।
तो ये पॉइंट बोलते हुए इन्होंने इसकी आलोचना करने की कोशिश की। क्लियर हो, समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत है। क्या कहा उन्होंने? अधिकतम संख्या का अधिकतम, अधिकतम जनता का अधिकतम सुख। पॉइंट पढ़ा था आपने, लोक कल्याण का राज्य की भावना वाला, तो उसको लेकर भी आलोचना की है। तो जरा ये आलोचना वो भी और बड़े मजेदार होगी, जरा पढ़िए इसको। बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ क्या है? अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम सुख। ठीक है ना, यहां तक तो बात समझ आती, ठीक है। किंतु ये अव्यवहारिक और असंगत है, ये कहा है आलोचकों ने। क्या कहा है कि जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाली जो बात करते हैं बेंथम साहब, ये अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक है कैसे? कि बेंथम अधिकतम सुख और अधिकतम संख्या के दोनों को चाहता है, अधिकतम सुख भी चाहता है और अधिकतम संख्या भी चाहता है, लेकिन यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि इनका निर्धारण कैसे किया जाए। निर्धारण कैसे किया जाए कि अधिकतम सुख पर बल दिया जाए अथवा अधिकतम संख्या पर। असली समस्या यह है कि दोनों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। हालांकि कुछ आलोचनाओं पर आप लोगों को हंसी भी आएगी, यार ये तो बोलने वाली जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बोला है। मैंने आपको इसलिए शुरू में ही आपको सावधान कर दिया था कि अपने विचारों को इंक्लूड ना करें यहाँ पर, है ना। जैसा विचारक ने बोला उनके विचारों में रखना है, जैसा आलोचकों ने बोला है आलोचना करनी। अपने विचारों को इसमें ना जाने दे, रोके उनको ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा है कि हालांकि ये कोई आधार ही नहीं है आलोचना का। अगर हम वर्तमान अपने हिसाब से बात करें तो ऐसा कोई आधार ही नहीं है भाई। उन्होंने स्पष्ट तो कहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का मतलब स्पष्ट बोल रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं। मतलब उनका बोलने का ही एक उद्देश्य ये रहा है कि भाई एक राज्य में अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। जैसे मान लेते हैं कि बेंथम के अनुसार बता रहा हूं मैं, जैसे मान ले कि एक तरफ 10 लोग हैं और एक तरफ 10,000 लोग। ठीक है, अब एक योजना संसद में पास हो रही है, राज्य एक योजना लेकर आ रहा है, तो क्या अगर एक योजना ऐसी आती है, मुझे बताइएगा आप लोग कौन सी सही रहेगी उन दोनों में से। एक योजना ऐसी है जिसमें 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 10 लोगों, जो 10 लोगों का एक समूह है और एक 10,000 का समूह है, तो जो 10 लोगों का समूह है सिर्फ उनको फायदा हो रहा है, बल्कि 10,000 को फायदा, कोई फायदा नहीं हो। एक ये योजना है। और दूसरी योजना वहीं इसके विपरीत है, 10,000 को फायदा हो रही है लेकिन 1,000 को फायदा नहीं हो रहा है। तो दोनों में से कौन सी उचित है? भाई हर कोई बोल देगा ना यार कि जिसमें 10,000 को फायदा हो रहा है वो वाली योजना लेकर आइए ना। तो 10,000 लोग अगर विकास करेंगे तो 10 लोग तो अपने आप उनके पीछे पीछे विकसित हो जाएंगे, है ना। तो ये सिद्धांत बेंथम ने दिया था, लेकिन आलोचकों ने ये उनका पॉइंट ही पकड़ लिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम ये बताइए अधिकतम सुख की बात कर रहे हैं या अधिकतम लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कोई आधार नहीं, लेकिन फिर भी आपको तो पढ़ना है, लिखना है भाई, है ना। हाँ, लकीर का फकीर तो बनना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इंडियन एजुकेशन है भाई, कुछ नहीं कर सकते इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो ये गायब नहीं होगा क्या पेन? एक मिनट दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं, आगे तकलीफ दे देगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है सुख भौतिक ना होकर मानसिक होता है। सुख भौतिक ना होकर मानसिक होता है। जैसे बेंथम साहब ने क्या कहा है कि भाई सुख भौतिकवादी है, क्योंकि उनका सिद्धांत ही भौतिकवादी है ना। सुख भौतिकवादी है, जबकि आलोचकों ने कहा है कि नहीं साहब, ये जो सुख होता है ये मानसिक रूप से सुख प्राप्त होता है इंसान को, इसलिए मानसिक है, भौतिकवादी नहीं है। तो देखिए, बेंथम का सुख का आधार भौतिकवादी, भौतिकता मानता है। बेंथम ने जो सुख का आधार माना है वो किसको माना है? भौतिकता को माना है, भौतिकवाद को। मतलब भौतिकता का मतलब क्या हुआ कि जो भौतिक रूप से, एक्चुअल रूप से जो प्राप्त किया जाता है, भाई ये मेरे पास में ये सेल फोन है, ठीक है ना, ये सेल फोन है। अब सेल फोन से मुझे कुछ किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, सर्च करना है, कुछ मुझे किसी से पूछना है, तो किसी से पूछने के लिए मुझे किसी तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे पास में सेल फोन है, मैं तुरंत अभी इसमें गूगल गूगल करूंगा और हैंड टू हैंड आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से मुझे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ये एक तरह से मुझे सुख, क्योंकि मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई है ना। तो किससे प्राप्त हुआ भाई? इससे। अब ये क्या, ये भौतिक वस्तु है, मैं इसको टच भी कर सकता हूँ, फेंक भी सकता हूँ, फेंकूंगा नहीं लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, चला सकता हूँ, तो ये भौतिक वस्तु है। तो भौतिक वस्तु से मुझे सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए बेंथम ने कहा है कि जो सुख होता है वो भौतिक रूप से प्राप्त होता है। आलोचकों ने उसी पॉइंट को उठा लिया और कहा है कि नहीं साहब, ये भौतिकता नहीं है, भौतिकता नहीं है, बल्कि ये जो है मानसिक होता है। और उसका उदाहरण भी देते हुए उन्होंने कहा है कि आइए देशभक्ति को देखिए, जो लोग
अपनों के लिए त्याग करते हैं, उस त्याग को देखिए, त्याग सेवा को देखिए, जो सेवा करते हैं बिना किसी लालच के, जो सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, ये सब क्या है? ये दुख उठाकर भी लोगों को मानसिक सुख मिलता है। इसको दुख उठा, देशभक्ति में क्या व्यक्ति को एसी की हवा मिलती है? नहीं, दुख मिलता है उस समय। देशभक्ति में जब बॉर्डर पे इंसान खड़ा होता, लड़ रहा होता, तो कहीं ना कहीं उसको दुख का ही सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे सुख की अनुभूति होती है। वो दुख उठाते हुए भी सुख की अनुभूति होती है। वो सुख कौन सा है? मानसिक त्याग। किसी भी चीज का त्याग कर देना। मैं भी अभी आपको बोल दूं कि आप 8 दिन तक अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, तो कुछ दोस्त तो ऐसे होंगे कि जो मतलब बिना बिना उसके ही डाइटिंग में चले जाएंगे, है ना। हो सकता है 1-2 कोमा में भी चले जाए, है ना। एक हफ्ता अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल संभव है कि कोमा में भी जा सकते हैं 1-2 छात्र तो, है ना। तो ये क्या है? ये त्याग है कि सर नहीं ये त्याग, लेकिन हाँ कुछ त्याग होते हैं। कुछ त्याग मैंने बोल दिया कि नहीं भाई, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपकी 99% बीए में बनवाऊंगा, 99% बीए में आपकी मैं बनवाने की गारंटी लेता हूं, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है कि आपको मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा 1 महीने के लिए। तो बिना सोचे समझे आप मोबाइल, समझ गए ना। तो ये कि मोबाइल छोड़ना क्या था? अच्छे नंबर पाने के लिए मोबाइल का आपने त्याग किया। तो मोबाइल का त्याग करना जरूर आपके लिए दुख कर होगा, दुख भरा होगा, लेकिन एक अंदर से एक संतुष्टि रहेगी, एक अंदर से एक जो है आपके अंदर एक सुख की अनुभूति होगी। वो सुख कैसा होगा? उसको होगा मानसिक सुख होगा, है ना। तो यहाँ पर आलोचकों ने कहने का प्रयास किया है, जैसे देशभक्ति में भगत सिंह जैसे देशभक्त हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, तो वो मानसिक सुख था। सुभाष चंद्र बोस, भौतिक सुख ही प्राप्त करना होता तो आईएएस की नौकरी क्यों छोड़ते? वो आईसीएस की जो नौकरी उनको लग गई थी स्टार्टिंग में ही, उस नौकरी क्यों छोड़ते, क्यों त्याग पत्र देते, है ना। तो देशभक्ति के लिए कष्ट उठाकर भी उनको आनंद मिल रहा है, तो क्या है? ये मानसिक है। तो आलोचकों ने यही कहा है कि बेंथम साहब ने सुख को सिर्फ और सिर्फ भौतिक रूप दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख जो है मानसिक होता, मानसिक रूप से प्राप्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट है सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। सुखों का जो गुणात्मक भेद है उसकी उपेक्षा की गई है। कैसे? बेंतम सुख को मात्रात्मक मानता है। क्या मानता है? मात्रात्मक मानता है, जबकि असली सुख गुणात्मक होता है। हमें स्वादिष्ट भोजन करने तथा काव्य का रस लेने करने में जो आनंद मिलता है वह एक जैसा नहीं होता है। सुखों में मात्रा तथा गुण की दृष्टि से अंतर होता है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी गुणों की दृष्टि से ऊंचे होते हैं। स्लाइड पढ़ते ही आप भली भांति रूप से इसको समझ जाएंगे। बहुत सिंपल शब्दों में दिया गया है कि गुणात्मक भेद की उपेक्षा मतलब ये कि बेंतम साहब ने ये कहा था कि जो सुख होते हैं वो सिर्फ मात्रात्मक होते हैं, मतलब उसको कम या ज्यादा कह सकते हो, लेकिन कम या ज्यादा के रूप में प्राप्त कर सकते हो। कम सुख, ज्यादा सुख, और ज्यादा सुख, महासुख, समझ गया ना। लेकिन लालच ने बोला है कि भाई आपने एक चीज छोड़ दी है, कम ज्यादा तो ठीक है ये तो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इस वक्त, छोड़िए एग्जाम्पल को, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि ये इतना सुख और एक तरफ इतना सा सुख, लेकिन ये इतने से सुख से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा, थोड़ा सा, है ना। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि गुणात्मक रूप से भाई इस सुख के गुण इतने शानदार है। जैसे जैसे कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को मूवी का शौक होगा, अच्छी लगती होगी, या जो भी आपका फेवरेट काम है जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है अपना जीवन काल में, ऐसा कार्य करते हो जिससे आपको बहुत ज्यादा सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी गेम को खेलना, कुछ छात्रों को गेम खेलना भी अच्छा लगता होगा। तो गेम खेलने में आप जो है 1 घंटा मान लिया आपने गेम खेला, तो 1 घंटा आपको बहुत ही सुख मिला, बहुत अच्छा लगा। तो ये तो है ना। और एक दूसरा छात्र है जो कि 5 घंटे सुबह से लेके गेम ही खेल रहा 5 बजे तक, 4-5 बजे तक, तो वो 5 घंटे गेम खेला, उसको 5 घंटे तक उसको सुख की प्राप्ति हुई। तो इन दोनों में तुलना करेंगे, सब ज्यादा सुख किसने लिया? 5 घंटे वाले ने। लेकिन वहीं पर ही एक बंदा और बैठा हुआ था उसी रूम में, वो उसने क्या किया? सुबह से लेकर के सिर्फ आधा घंटा उसने एक बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ी, और वो थ्योरी उसने पढ़ी और उसको याद हो गई बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, अब मुझे बताइए, गेम जो खेला था 1 घंटा या 5 घंटे वाले स्टूडेंट ने, वो सुख कब तक रहेगा? और जो थ्योरी पढ़ने वाला व्यक्ति बच्चा है, आधा घंटा जिसने थ्योरी पढ़ी, ईमानदार बच्चा, आप में से कौन कौन हो सकते हैं वो, है ना। तो
जिसने आधे घंटा थ्योरी पढ़ी है उसका ज्ञान कब तक रहेगा। तो यही होता है गुणात्मक, कि जो आधे घंटे वाला जो थ्योरी पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने थ्योरी पढ़ी है, जो ज्ञान अपने अंदर लिया है, वो उसको जीवन भर उसको उसका सुख देता रहेगा, उस ज्ञान से वो उसको अवगत कराता रहेगा, है ना। तो यही है गुणात्मक। तो आलोचकों ने यही कहा है कि भाई सिर्फ मात्रात्मक ही नहीं, गुणात्मक भी इसका होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है सुखों को मापा नहीं जा सकता, सुखों को मापा नहीं जा सकता। जैसा बेंथम साहब ने कहा है कि सुखों को हम माप सकते हैं, कम ज्यादा माप सकते हैं, तो बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र द्वारा सुख और दुख को मापने की व्यवस्था की है। लेकिन व्यवहार में सुख और दुख को मापा नहीं जा सकता है। हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा हम किसी की भावना को माप सके, किसी के विचारों को, किसी की भावना की जो तीव्रता होती है उसको हम निश्चित मात्रा में माप नहीं सकते हैं। तो इसी में इनकी आलोचना करते हुए आगे बढ़े। नैतिकता की उपेक्षा भी इन्होंने की है कि बेंथम के दर्शन का एक दोष नैतिकता की उपेक्षा करना है। बेंथम बेंथम भारतीय चारवाक विचारकों की भांति आनंद को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। दोस्तों चारवाक से आप कंफ्यूज मत होइएगा, चारवाक भी एक ऐसे विचारक है, विचारक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक समूह है विचारकों का। एक चारवाक एक ऐसे विचारक है जो जो अपने जीवन का सबसे बड़ा अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज मानते हैं, सुख को मानते हैं। भाई आपको सिर्फ सुख प्राप्त होना चाहिए, चाहे साधन कैसे भी हो। अगर मान लीजिए आपके पास में फॉर एग्जांपल कि आप मोबाइल चलाना चाहते हो, आप मोबाइल चलाना चाहते हो, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो एक काम कीजिए, आप मोबाइल किसी का भी मार के ले आइए, किसी का भी चोरी करके ले आइए, बस आप मोबाइल चलाइए, बस आपको सुख मिलना चाहिए, चाहे वो चोरी से के द्वारा, चोरी करके, किसी को मार करके, किसी भी प्रकार से किसी भी साधन का प्रयोग करके आपने उस सुख को प्राप्त किया हो, बस आपका अंतिम लक्ष्य सुख ही है। तो ये कहना है चारवाकों का। तो यहाँ पर ये कहा है कि चारवाक से तुलना कर दी बेंथम साहब की, किसने? आलोचकों ने कहा है कि ये तो चारवाकों की तरह बात कर रहे हैं, है ना, कि सुख ही सुख, सुख ही सुख। भाई ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख को प्राप्त करने के जो साधन है उन पर भी ध्यान देनी चाहिए, और सुखों को प्राप्त करने के साधन साधन जो है नैतिक होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, है ना, नैतिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मोबाइल की का सुख आपको प्राप्त करना है तो किसी का चोरी करके मत लाइएगा, है ना, 2 दिन आप खाना मत खाइए, पापा खुद दिला देंगे, है ना। तो ये अस्त्र भी आप उठा सकते हो, तो ये एक नैतिक कहलाएगा ना भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अस्त्र जो है ना फेंके कृपया करके। तो बेंथम साहब के इसी का आलोचना करते उन्होंने कहा था कि बेंथम साहब ने जो है हर एक परिस्थिति में सुख को प्राप्त करने वाले जो विचारक है, कौन से चारवाक, उनकी तरह यहाँ पर बात की है उन्होंने, नैतिकता की कोई बात नहीं की, जबकि नैतिकता जरूरी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन दिया है इन्होंने, बेंथम साहब ने कैसे दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था अधिकतम जनता अधिकतम सुख, है ना, कल्याणकारी राज्य की बात की थी इन्होंने। तो वहां पर कहीं ना कहीं हाँ 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 हाँ, एक मिनट। ओके, तो बेंथम प्रत्येक मनुष्य के सुख पर नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर ध्यान देता है। वापस वही पॉइंट पकड़ा है, लोक कल्याणकारी राज्य वाला ना। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ है कि समाज की बहुसंख्या को अल्पसंख्यक को कुचलने और उन पर अत्याचार करने का सुख। अरे सीधी बात यह है कि जब अपन ने एग्जाम्पल लिया था अभी 10 लोगों वाला और एक 10,000 वाला, भाई अगर राज्य 10,000 लोगों को देखेगा और 10 लोगों को नहीं देखेगा, तो 10,000 के लोगों के हक में ही हमेशा फैसले आते रहेंगे सरकार की ओर से, तो 10 लोगों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा। वो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक को दबा नहीं देंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया कि बेंथम साहब ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करके अल्पसंख्यकों को दबा दिया है। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये आज का कंसेप्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मिल के बारे में, और मिल के राजनीतिक विचारों को, धार्मिक विचारों को, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी सेशन में दोस्तों, बस बने रहें। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की तरह जिस प्रकार से पूरे विस्तार पूर्वक हमने समझाने का प्रयास किया है, समय को ना देखते हुए, इसी प्रकार की क्लासेस अगर आपको उचित लगती है तो मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें समय को इसके साथ आपके लिए क्लास लाई जाए, या फिर आपको समय में कोई आपत्ति नहीं है, आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे मुझे बताते ज़रूर है, जिससे मुझे दोस्तों एक जो है एक, देखिए मुझे भी मार्क मिलता है भाई जिस किस प्रकार से मैं चाहता हूँ। क्योंकि देखो मैं इसमें किस में विश्वास रखता हूँ, जो आप मांगते हैं ना वो देने में विश्वास नहीं रखता हूँ, बल्कि मुझे पता है आपको क्या देना है, मैं उसको, वो जो आपकी ज़रूरत है उस चीज़ को देने में विश्वास करता हूँ मैं। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो स्टार्टिंग में आप लोगों को पसंद, आपको क्या है भाई, हमको ही पसंद नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती। जिसकी इच्छा है, जो चाहिए बस वो मिल जाना चाहिए, जरूरत क्या है लोगों को बताइए। चलिए छोड़िए, बात करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। जैसा आपका कमेंट रिप्लाई रहेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, हम उसी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे।
ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।